Hello students, welcome to Teaching Eva. Today we are going to start with a new worksheet, that is worksheet number 16, जो कि आपके साइंस की ही है, विज्ञान की क्लास 10th के लिए। बच्चों ये विद्युत ये चैप्टर नंबर 12th है आपका। ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 12th से ली गई है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में बताया गया है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, विभवांतर क्या होता है, और आगे आपको उसी के उसका मात्राक और चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है आवेश। अब ये आवेश क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक परमाणु की मौलिक प्रकृति है। परमाणु की क्या है? मौलिक प्रकृति है आवेश। परमाणुओं का गठन, जितने भी परमाणु होते हैं, जैसे परमाणु किसका? कार्बन का, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? ये तत्व हैं। ठीक है। अब उन तत्वों का सबसे छोटा कण, जो एक सबसे छोटा परमाणु क्या होता है? एक हमने अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने परमाणु लिया, तो परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो उदासीन होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं उस पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और इस परमाणु के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, गणना कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है, परमाणु का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। ये हम एक एक्टिविटी अभी करके देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि परमाणु में बल किसकी वजह से होता है? आवेश की वजह से होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। आवेश सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। आवेश ऋणात्मक, पॉजिटिव धनात्मक, और नेगेटिव ऋणात्मक, दो प्रकार के आवेश होते हैं। समान आवेश, जैसे कि अगर मैं प्लस प्लस ले लूँ, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को हटाते हैं, दूर भगाते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने डायग्राम से दिखा रखा है, प्लस प्लस है, ये धनावेश दे रखे हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है। और वहीं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये प्लस का था और ये माइनस का था, एक धन था एक ऋण था, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है। तो ज़रा हम पहले एक एक्टिविटी करके भी देख लेते हैं, और मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी भी दे देती हूँ कि जो आवेश होता है, इंग्लिश में आवेश को क्या कहते हैं? इंग्लिश में आवेश को कहते हैं चार्ज। इंग्लिश में आवेश को क्या कहते हैं? चार्ज। चलिए ज़रा इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये आवेश, चार्ज, ये बनते कैसे हैं। अगर हम कोई भी एक, मैंने मान लीजिए कांच की छड़ ली। किसकी छड़ ली? कांच की छड़ ली। तो ये जो कांच की छड़ है, अगर वैसे अगर मैं इसको देखें, हम इसको देखेंगे तो इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है। मगर जब हम इसको किसी भी रेशम के कपड़े से, मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है, किसी भी रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, इसको इसके ऊपर अगर ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाएंगे और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाएंगे। जैसे कि आपने जब आप 7th क्लास में थे और 8th क्लास में थे, तब आपने एक एक्टिविटी भी की थी कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटे से ये थोड़े से पीसेस डाल दूँ, ठीक है, और एक पेन ले लूँ, अगर इस पेन को मैं इसके ऊपर रखती हूँ तो अभी इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अभी इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो ये कोई भी एक भी टुकड़ा, एक भी जो टुकड़ा है उसका पेपर का इस पर नहीं चिपकेगा। और वहीं अगर मैं इसको अच्छे से रब करूँ, पेन को रब करूँ और पास में लेकर आऊँ,
तो आप देख सकते हैं ये चिपकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये इसके ऊपर, ये देखिए इसके ऊपर चिपक रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये आवेशित हो गए। ये क्या हुए, ये कण जो है आवेशित हो गए। अब होता क्या है, जब एक हम वस्तु लेते हैं, अब जैसे हमने अगर कांच की छड़ ली, तो एक वस्तु ली, तो वो पहले क्या थी, उदासीन थी, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था। मगर जब हमने इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो रेशम के कपड़े के अंदर ये प्रकृति होती है कि वो दूसरे जो वस्तु है उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति होती है। तो होता क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते हैं, और ये क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है, कांच की छड़ पे से, और ये इसके ऊपर आ गए, तो ये दोनों क्या हो गए, आवेशित हो गए। तो एक तरह से जो आदान प्रदान है इलेक्ट्रॉनों का, वो अलग हो गया। जैसे कि मैं एक आपको बताऊं, मान लीजिए कोई सी भी वस्तु है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस के 4 आवेश हैं और माइनस के भी 4 आवेश हैं, तो ये उदासीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उदासीन, क्योंकि इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर की मात्रा में है। वहीं मैंने एक और वस्तु ले ली, इसके ऊपर 3 आवेश जो है प्लस के हैं और 3 ही आवेश जो है वो माइनस के, तो ये भी उदासीन है। और जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाएगा, तो जिस वस्तु की टेंडेंसी या फिर क्षमता होगी कि वो दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले ले, मान लो इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन अधिक ले लिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लस के तो 4 ही हैं, मगर जो ऋण है वो 2 हैं, और यहाँ पे प्लस के 3 हैं, मगर ऋण जो हैं वो 5 हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, जो ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे प्लस के ज़्यादा है तो इसमें धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ किसी भी वस्तु से एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ी जाती है, तो उसके ऊपर जो भी ऋण आवेश होते हैं, अगर दूसरी वस्तु के अंदर क्षमता ज़्यादा होती है कि वो पहली वस्तु से ऋणावेश ले ले, तो वो ऋणावेश ले लेती है, और दूसरी पहली वाली वस्तु में ऋणावेश कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने पहली वस्तु से दूसरी वस्तु ने ऋणावेश ले लिए और दूसरी वस्तु में ऋणावेश ज़्यादा हो गए। इसी कारण ये क्या हो गई, अब ये दोनों आवेश ये क्या हो गए, आवेशित हो गए। ये भी आवेशित हो गया और ये भी आवेशित हो गया। ठीक है, इसके ऊपर धनावेश आ गया, इसके ऊपर धनावेश आ गया, और इसके ऊपर ऋण आवेश आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला धनावेश होता है, और दूसरा ऋण आवेश होता है। धन आवेश कौन सा होता है? प्लस वाला, और ऋण आवेश होता है माइनस वाला। एक और चीज़ पूछी जाती है आपको, ये तो मैंने ये उदाहरण याद रखिएगा, ये सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं। अगर हमने एक कांच की छड़ ले ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो ये बताइए कांच की छड़ पर और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश होगा? ठीक है, तो कांच की छड़ पर तो धन आवेश होगा और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश होगा। इसी तरह से एक एबोनाइट रॉड का, एबोनाइट की छड़ का भी उदाहरण आता है। किसका उदाहरण याद कर लीजिएगा? एबोनाइट की छड़। अगर हम एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं, एबोनाइट की छड़ क्या होती है? ये रबड़ की छड़ होती है। ठीक है, रबर की बनी हुई छड़ होती है, और इसको जब हम ऊन के कपड़े से, किससे? ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आ जाते हैं और ऊन के कपड़े पर धन आवेश आ जाते हैं। ठीक है,
तो ये वाला भी उदाहरण आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि ये इसको मापा किस में जाता है, आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक, जैसे कि रास्ते को हम मीटर में मापते हैं, समय को हम सेकंड्स में, घंटों में मापते हैं, या फिर मिनट्स में मापते हैं। इसी तरह से अगर आवेश को मापना होता है तो आवेश को हम किस में मापेंगे, हम मापेंगे कूलम में। कूलम में मापेंगे, तो हम ये कह सकते हैं आवेश का SI मात्रक कूलम है। C से डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल C से, कूलम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो कूलम है आवेश का SI मात्रक है। मतलब जो कूलम है उसमें हम आवेश मापते हैं कि आवेश कितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर है, कितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है, इतना उसके ऊपर आवेश होता है। तो अब इसको मापने का ये दे रखा है, जो Q है वो कुल आवेश है, ठीक है, कुल आवेश है। N जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, जितनी भी उसकी संख्या होगी। और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलम आवेश पर, कि एक कूलम, एक तरह से एक कूलम का जो आवेश होता है वो खुद में बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। मान लो मैंने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पर कितना चार्ज होगा, इसके ऊपर भी जो आवेश होगा 1.6, इसके ऊपर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये मैं कितनी बार जोड़ूं, ये इलेक्ट्रॉन में कितने लूं, मतलब कितने मैं इलेक्ट्रॉन लूं कि उन सब का चार्ज जोड़कर मुझको कितना, एक कूलम आवेश मिल जाए, एक कूलम का चार्ज मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कूलम जो है वो आवेश मापने का मात्रक है, आवेश मापा जाता है उसमें, वो मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दे रखा है, यहाँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम के अंदर आएंगे, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करके बताती हूँ, तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। ये हमारा फॉर्मूला था कि Q क्या था, कुल आवेश था, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, कि एक वस्तु है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनकी संख्या, जो जितनी भी संख्या होगी वो थी। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, आवेश क्या होगा, कुल आवेश Q है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो E है, ठीक है। कुल आवेश कैसे निकालेंगे हम, अगर कोई भी हमें संख्या निकालनी हो तो संख्या को एक का जो भी मात्रा, एक की जो भी क्वांटिटी होती है उससे हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमें कुल आवेश मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक प्रश्न बना के लिख दिया है, जो कि एक्चुअल में नहीं दे रखा मगर है उसी में, वर्कशीट में। अगर एक कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इतना आवेश है, ठीक है। तो एक कूलम, अब ये पूरा एक कूलम ले रखा है, एक कूलम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कितनी संख्या होगी। अब संख्या हम इस n से निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमको कितना दे रखा है, 1.1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है,
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, जो कुल हमको कुल आवेश है वो 1 कूलम है। n हमको नहीं पता, ये हमें निकालना है, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है। ठीक है, एक पर इतना दे रखा है और हमें ये निकालना है एक कूलम कितनों पर होगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे Q बराबर n इंटू ई। ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखेंगे। n हमें नहीं पता, Q हमको 1 दे रखा है। सही है। तो यहाँ पर जब इक्वल टू का साइन लगा होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कोई भी चीज़ इधर दूसरी तरफ जाती है तो वो क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। तो ये नीचे चला जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, बराबर है n के। ठीक है, अब ये जो -19 है, ये जो नीचे है, जब ये पावर ऊपर में जाती है तो ये क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ये 10⁻19 हो जाएगा। सही है, और नीचे ये रह जाएगा 1.6। जब 1 को 1.6 से हम भाग करते हैं तो लगभग ये 0.625 आएगा इंटू 10⁻19 बराबर n। और इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, 6.25, ठीक है, इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको, इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे या फिर इधर लेके जाएंगे तो हम एक तरह से उसको क्या कर रहे हैं, 10⁻⁻1 से लगा रहे हैं। मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ही देख लो कि 0.625 है। अगर इस पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 1000 आ जाएगा। सही, और ये 10⁻19 है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब ये तो इसको मैं अलग कर दूँ, 625 अपॉन में 100 कर दूँ और इंटू 10 कर दूँ, इंटू 10⁻19 कर दूँ, तो ये तो हो जाएगा, इस ये पूरा हो जाएगा 6.25, है ना। एक जीरो इसके पास, एक जीरो इसके पास, ये जो 1 होता है पॉइंट बन के लग जाता है, तो 6.25 हो गया। और ये वाला जो 10 है ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर को कर देगा -10 की पावर 19 माइनस 1, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, कैसे किया कि यहाँ पे पॉइंट लगा था, पॉइंट को हटाया, यहाँ पे जितनी भी नंबर होते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, ज़ीरो, उतने ज़ीरो लगा देते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लगा देते हैं। अब मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट खिसकाना है, यहाँ पर एक ही पॉइंट खिसकाना है, तो 6.25 लिख दूंगी। इसको 100 को इसके नीचे करा और 10 को अलग कर दिया, तो 105 के पास, 102 के पास और 1 पॉइंट बन के लगेगा, 6.25 आ गया। ये नीचे जो 10 था, जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 19 माइनस 1 हो जाएगा। 19 माइनस 1 करेंगे वो 18 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये निकल कर आ गया n। तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाते हैं, कितना आवेश बनाते हैं, 1 कूलम का आवेश बनाएंगे। मतलब मुझे इतने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी जब जाके मुझको 1 कूलम का आवेश मिलेगा। ठीक है, देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है वो मिलकर 1 कूलम आवेश बनाएगा, 1 कूलम आवेश बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं वर्कशीट को। इसमें समझने का काफ़ी है। चलिए, अब विद्युत धारा क्या होती है। अब यही जो आवेश होते हैं, अगर मैं एक तार ले लूँ और इसमें जब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो प्रवाह होगा, ये जब बहेंगे एक तार के अंदर, वो ही क्या बनाते हैं, विद्युत धारा बनाते हैं। ज़रा पढ़ लेते हैं इसको। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर को कितने समय में
जो आवेश है वो तार से गुजर रहा है, तार के आर पार निकल जा रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? I के रूप में। I क्या है? ठीक है, ये I जो होता है एम्पियर, आपको विद्युत धारा I में मापी जाती है, Q बटे में T। Q जो था वो आपका क्या था? कुल आवेश था। ठीक है, कुल आवेश था। और T क्या है? समय है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर किसी तार के अंदर या फिर किसी भी अनुप्रस्थ विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र, तो तार का विशेष क्षेत्र ले लिया, किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश, अब इस क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, आवेश प्रवाहित होंगे की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट, कोई भी अनुप्रस्थ काट ले ली जाए, तो समय t में जितने इसके अंदर आवेश जाएंगे वो इसकी विद्युत धारा बताएंगे। जितने ज़्यादा आवेश होंगे उतनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी, और जितने कम आवेश होंगे उतनी कम विद्युत धारा होगी। ठीक है, तो ये विद्युत धारा है। आगे इसको देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको सूत्र भी याद करना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसको ए में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्र मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश से प्रवाह होती है। मतलब कि हम ये भी कहा जाता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी आप लिख लीजिएगा, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। मैं भी इसका भी आंसर आपको बता दूंगी। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश। अगर हम ये प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश जब 1 सेकंड के अंदर किसी भी अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित होता है, तो वो 1 एम्पियर विद्युत धारा को बनाएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना करेगा। ठीक है। 1 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ मिली एम्पियर। मिली का मतलब ये होता है, इसमें भी इसको व्यक्त किया जाता है। और माइक्रो 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। 10⁻⁻6 को क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं, माइक्रो एम्पियर। तो परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। ये जो यहाँ पर देखिए सर्किट में आपको दिखा रखा है, यहाँ पे एमीटर लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है। तो जब भी हम ये हमेशा याद रखिएगा, अगर हमने ये जो इन्होंने बनाया है, ध्यान से देखिए, ये जो परिपथ बनाया गया है, इसमें पॉजिटिव से विद्युत धारा चल रही है और वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। हमेशा विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो उल्टा होता है। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे माइनस टर्मिनल है, ऋणात्मक टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और विद्युत धारा जो चलेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है? तो उस यंत्र का नाम है एमीटर। ये भी प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। तो ये धन से ऋण की तरफ
विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा कौन से टर्मिनल से, किस टर्मिनल से कौन से टर्मिनल पर प्रवाहित होती है। तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक होकर प्रवाहित होती है। लास्ट में आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेकंड वर्कशीट में दे ही रखा होगा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आवेश और विद्युत धारा का SI मात्रक लिखें। तो आपको पता ही है आवेश का तो SI मात्रक कूलम है, ठीक है, क्या है, कूलम, ठीक है। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत यंत्र में से 0.5 A विद्युत धारा 10 मिनट में। अब देखिए हमने यहाँ पर ऊपर जो था ये पढ़ा था कि I किसके बराबर होता है, I बराबर होता है Q बटे में T। तो मतलब कि विद्युत धारा जो बराबर होगी, विद्युत धारा जो बराबर होगी, I बराबर होता है Q बटे में T, ठीक है। विद्युत धारा आपको दे रखी है 0.5 और Q जो है वो पूछा होगा मिनट, हाँ समय दे रखा है। विद्युत धारा से प्रवाहित आवेश Q पूछा है आपसे और T दे रखा है 10 मिनट। अब जब यहाँ पे मिनट में दे रखा है, सबसे पहले तो इसको हम किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा आपको दे रखी थी 0.5 एम्पियर, समय दे रखा था 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 60 से इसको क्या करा है, गुणा करा है। अब फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पे दे रखा था I बराबर है Q बटे में T। जो चार्ज है, जो कि आवेश है, वो Q है, समय जो है वो T है। हमने समय की जगह 600 लिखा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था। I हमको 0.5 दे रखा था। तो जब ये यहाँ पर भाग हो रहा है, दूसरी तरफ जाके यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 0.5 को गुणा कर देंगे 600 से। ये 0.5 था, 0.5 के यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 आएगा तो इस 0 को इस 0 से काट देंगे। फिर एक तरह से 5 को 60 से हमको क्या करना है, गुणा करना है। जब 5 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 5 6 30 और 0 लग जाएगा, तो 300 कूलम Q आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशंस भी हैं, तो इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा और इसमें हर एक चीज़ के नोट्स बनाइएगा और हर एक चीज़ की परिभाषा लिखिएगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैंने बीच बीच में बताए हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो।